A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 28 सितंबर 2020 है, दिन है मंडे. आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा. मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया मेरा वीकेंड एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक दिस मॉर्निंग. डियर फ्रेंड्स, एक दुखद खबर है. आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है जसवंत सिंह साहब. जसवंत सिंह जो हैं ये आर्मी के एक ऑफिसर थे. फिर आर्मी को छोड़कर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया. हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं. उनका जो काम है सबसे ज़्यादा उनको फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर याद किया जाएगा. भारत और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स जो हुआ, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में, तो इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन था 90s, लेट 90s अर्ली 2000 का पोर्शन जो था उसमें जसवंत सिंह साहब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. तो आज वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए हैं. 30 सितंबर तक ईएमआई की ऑफ़र अवेलेबल है. ये जो स्मार्ट कोर्स है ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स को कवर कर लेता है. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. इसमें से फर्स्ट आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है. द फार्मर्स फ्रीडम टू सेल, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और बाकी के आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं. देन वी हैव सम न्यूज़ आइटम्स एज वेल. तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी कर ली है. तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि सर अगर इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है तो आज फिर से हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं. कुछ 2-3 नए पॉइंट्स हैं और इससे पहले हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये एड ऑन के तौर पर आपको काम आएंगे. एक रिकॉर्डेड मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने दिया एनुअल यूएन जनरल असेंबली डिबेट में. ये जो मैसेज था प्राइम मिनिस्टर साहब का उसमें एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है. और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने प्रश्न नहीं, ये आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न भारत एज ए कंट्री, देश ने पूछा है. हाउ लॉन्ग इंडिया वुड हैव टू वेट बिफोर इट वॉज इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लोबल बॉडी. और ज़्यादा भारत को कितनी राह देखनी पड़ेगी, कब वो वक्त आएगा जब भारत यूनाइटेड नेशंस की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और हम बात करें यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसका परमानेंट मेंबर भारत कब बन पाएगा या फिर कब इसको बनाया जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कब इसको लेकर हम सीरियस डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, इसको एक्सपांड करने के बारे में हम सोचेंगे. यू ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और आज का जो एक 75 ईयर्स ख़त्म हो गए. तो आज की जो रियलिटी है वो आप 75 ईयर्स पुरानी सोच से आज की रियलिटी को और आने वाले कल को टैकल नहीं कर सकते. आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मुझे पता है कि अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है तभी इस टॉपिक का आंसर दे पाएंगे. प्रश्न ये है कि भारत ये दावा कर रहा है कि हमें, यानी कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए. P5 जो हैं जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, तो भारत जो है वो भी एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए जिसके पास वीटो पावर हो. तो ऐसे कौन से 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं या फिर कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, 4 ऐसे दावे जिसके आधार पर भारत ये क्लेम कर सकता है या फिर कर रहा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है. जब मैंने इस टॉपिक को आपको समझाया था उस टाइम पर मैंने बताया था कि ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो अब सोचिए इनके बारे में एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अगर आज आपका पहला दिन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस. और डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपको आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट आंसर देंगे और उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको डेट भी प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सी डेट पर हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी. तो आप
अगर आज आपका पहला दिन है तो उस डेट का जो द हिंदू एनालिसिस है उसका वो वाला जो पोर्शन है यूएन जो हमने डिस्कस किया था, रिफॉर्म्स डिस्कस किए थे, तो वो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है, ऐसा नहीं है 1-1.5 महीने पहले बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट लास्ट वीक ही हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी। P5 के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था, याद दिलाना चाहूँगा कि P5 जो है उसमें आपको वैसे अगर देखा जाए तो 3 वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं। एक है फ्रांस, एक है यूके एंड देन यू हैव यूएसए। तो ये तीनों देश जो हैं वो एक जैसी विचारधारा वाले हैं। और दूसरी तरफ आपको रशिया और चाइना देखने को मिलते हैं। एंड वी नो कि यूएसए के रिलेशन रशिया के साथ कैसे हैं, यूएसए के रिलेशन चाइना के साथ कैसे हैं। लेकिन जब भी ये परमानेंट मेंबरशिप की बात आती है तब ये कॉन्सर्ट में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते। अब सोचिए P5 जो है, कोल्ड वॉर शीत युद्ध जो था उसमें भी P5 को कुछ नहीं हुआ। तो आने वाले वक्त में ये 5 देश जो हैं वो रिफॉर्म्स के बारे में बातें करेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो क्या हमें ऐसे ही उनकी परमानेंटली राह देखनी चाहिए? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। दुनिया के बहुत सारे देशों में एक नेशनलिज्म जो हम कहते हैं राष्ट्रीयवाद का एक राष्ट्रीयवाद जो है वो पुनरुत्थान आप कह सकते हैं उसको, रिजरेक्शन या फिर रिसर्जेंस, राइट, पुनरुत्थान या फिर एक पुनर्जीवन मिला है राष्ट्रवाद को। तो बहुत सारे देश जो हैं जैसे कि G4 के देश हैं ये भी दावा कर रहे हैं कि हमें भी इस परमानेंट मेंबरशिप का पार्ट बनाइए। और भारत में भी यही नेशनलिज्म चल रही है। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में ये चल रहा है। तो अब दुनिया के देश जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका एक सॉल्यूशन है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सॉल्यूशन ये है कि एक प्लूरीलैटरल सेटअप किया जाए। ऐसे सारे देश जैसे कि G4 के देश हैं तो उन देशों के साथ मिलकर एक अलग से ग्रुप बनाया जाए, राइट। यूएन का अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर एक ऐसा ग्रुप जो यूएन में यूएन का अल्टरनेटिव ना हो, लेकिन यूएन में ये जो ग्रुप है इसके कुछ ऐसे लीडर कंट्रीज़ दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ का सपोर्ट लेकर यूएन में एक रेवोल्यूशन लेकर आए, या फिर यूएन में ये डिमांड रखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डिमांड रखें कि ये P5 देशों को और दूसरे ऐसे उनको सपोर्ट करने वाले देशों को रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़े और सीरियसली कुछ स्टेप्स भी उठाने पड़े। तो यूएन भी बच जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको किया जा सकता है। दिस इज़ अ सॉल्यूशन दैट इज सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं सैल्यूटरी लेसन के बारे में। भारत को क्या सीखना चाहिए? ये वोडाफोन का जो केस है उसमें भारत का जो मीन्स भारत ने जिस प्रकार से इस वोडाफोन केस को हैंडल किया, 13 ईयर लॉन्ग बैटल है, 2007 की बात है, और तब से लेकर आज तक फाइनली एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन लिया कि भारत सरकार का जो ये क्लेम है कि 20,000 करोड़ रुपए टैक्स में से और इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज ये सारी चीज़ें मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए वोडाफोन से उनको लेने हैं, राइट। या फिर वोडाफोन को ये टैक्स जो है वो पे करना है जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी इंक्लूडेड हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के बारे में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने यह बताया कि भारत का ये जो दावा है ये गलत है। वोडाफोन को पैसे देने की या फिर ये टैक्स पे करने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि पूरी जो डील हुई थी, ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी टेरिटरी के बाहर हुआ था। इट्स लाइक दो इंटरनेशनल कंपनी हैं, एक है एक्स, एक है वाई। अब इन दोनों कंपनीज के बीच में एक डील होती है, राइट, जिसमें भारत कहीं पर भी नहीं है। हाँ, एक्स की एक ब्रांच भारत में है, वाई की एक ब्रांच भारत में है, या फिर वाई की ब्रांच ना हो, वट एवर इट इज़, राइट, कोई भी आप कॉम्बिनेशन देखिए। लेकिन दो इंटरनेशनल कंपनीज, लेट्स से एक कंपनी जो है उसका हेडक्वार्टर यूके में है, दूसरी कंपनी का हेडक्वार्टर यूएसए में है। अब ये दोनों कंपनीज एक दूसरे में स्टेक खरीदती हैं, बेचती हैं, तो इसमें भारत को क्या लेना देना? और भारत अगर कहे कि आपको ये टैक्स पे करना है तो डेफिनेटली भारत केस हार ही जाएगा। यही चीज़ हुई भारत के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में वोडाफोन के फेवर में डिसीजन लिया कि वोडाफोन को टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर पता है भारत ने क्या किया? भारत ने पूरे लॉ को चेंज कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी।
इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आज हमें 10% आपकी जो भी इनकम है, लेट्स से कि आप 1 लाख रुपए हर साल कमाते हैं, तो सरकार आपको कहती है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा है तो यू हैव टू पे 10% टैक्स, राइट। ये ऐसा रियल में नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। मैं ये 1 लाख और 10% का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो इसका कितना हुआ 10%? 10,000 रुपीज़। तो इतने पैसे आपको पे करने हैं, ओके। ये एक लंबे टाइम से चले आ रहा है। अब मान लीजिए कि सरकार 2020 में ये लो लेकर आए कि अब आपको 15% पे करना है, राइट। तो इसका क्या लॉजिकल मतलब क्या हुआ? इसका लॉजिकल मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो 1 लाख रुपए की इनकम होगी उसके ऊपर आप 15,000 रुपीज़ जो हैं उसमें से आप टैक्स पे कर देंगे। अगर मैं ये कहूँ कि सरकार ने ये बताया है कि इस साल से सरकार ये 15% का लो लेकर आई है, लेकिन अब आपको 2019 के लिए, 2018 के लिए, 2017 के लिए भी आपने 10% तो पे किया था, लेकिन अब आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल है? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लॉजिकल। अब आज से या फिर आने वाले फ्यूचर के ऊपर आप टैक्स लगाइए। आर्बिट मीन्स ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि पास्ट में आपने ये कमाई की थी तो उसके ऊपर भी टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया, अब सरकार रूल चेंज करती है। तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली ये कोर्ट में तो टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर आप लगा रहे हैं। ये 2007 का जो केस था 2012 में सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता दिया कि ये केस जो हैं ये वोडाफोन के फेवर में है। देन एज वेल गवर्नमेंट चेज कर रही थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि द स्टेक परचेज ट्रांजैक्शन टुक प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये पूरा जो स्टेक यानी कि एक प्रकार का हिस्सा, शेयर, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है यहाँ पर, और ये सारा ट्रांजैक्शन बाहर हुआ और उसके ऊपर टैक्स मांग रही थी सरकार। तो अब ये एक लेसन है, राइट। ये भारत सरकार के लिए, उस टाइम पर यूपीए सरकार थी, लेकिन फिलहाल एनडीए सरकार है। तो ये जो केस हैं इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए कि एक तरफ अगर हम दुनिया के देशों को ये बता रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए और पैसे इन्वेस्ट कीजिए, अगर हम उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उनको एक व्हाट वी से द राइट वर्ड इज के एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करें, एक प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों तक, आने वाले 10 सालों तक टैक्स जो है वो ऐसा ही रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। आप ऑल ऑफ द सडन चीज़ों को चेंज करते रहें। आप किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पर बिजनेस की अभी शुरुआत की है, और आपने फिर ये बता दिया कि फॉरेन की कंपनीज अगर यहाँ पर फॉरेन की कंपनीज जो हैं वो, डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं वो 10% टैक्स पे करेगी अपने प्रॉफिट के ऊपर, और फॉरेन की कंपनीज जो हैं वो 20%, 25% टैक्स पे करेगी। तो फिर उनको ये चीटेड फील होगा कि जब हम 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तब आपको अगर हम बता देते आप हमें कि आने वाले साल में हम शायद ये चेंजेस करते, तो हम उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, है ना। तो ये एक नेगेटिविटी फिर भारत की बन जाती है, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इन सारी चीज़ों में हम पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक मैच्योरिटी डिस्प्ले करनी होगी हमें एज ए कंट्री व्हेन इट कम्स टू टैक्स, और एक प्रेडिक्टेबिलिटी कंपनीज को होनी है, कि एश्योरिटी कंसिस्टेंसी हमें प्रोवाइड करनी होगी। द फार्मर्स फ्रीडम टू सेल, ये जो फार्म बिल्स हैं अभी पास किए गए, 3 फार्म बिल्स पास किए गए एस बी नो, और गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये किसानों के हित को लेकर या फिर हित को ध्यान में रखते हुए इन बिल्स को डिज़ाइन किया गया है। और ये जो बिल्स हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब किसान को ये स्वतंत्रता मिलेगी कि वो अपना सामान जिसको चाहे, जहाँ पर चाहे हमारे देश में बेच पाएंगे। ये फ्रीडम जो है वो पहले अवेलेबल नहीं था। ओपोजिशन पार्टीज़ का कहना यह है कि ये एक ब्लैक डे है। ओपोजिशन पार्टीज़ का कहना यह है कि ये 3 बिल्स जो हैं, फार्म बिल्स या फिर एग्रीकल्चरल बिल्स को पास करते हुए सरकार अब क्या करेगी? सरकार MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देगी, बंद कर देगी, और इसके साथ साथ APMC जो हैं इसको तबाह करने के लिए सरकार ने ये बिल्स बनाए हैं।
तीन बिल्स हैं. फर्स्ट वन इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसको FPTC कहते हैं. अब FPTC जो है वो किस चीज़ के लिए है? ये मोनोपोलिस्टिक पावर जो था APMC का, कि आपका सामान आपको APMC में ही बेचना है, और जो बिचौले हैं, मिडल मैन हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते थे, तो उनकी मोनोपोली को तोड़ने का काम करेगा ये बिल नंबर 1. बिल नंबर 2 है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, FAPAFS. इसका काम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करेगा. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि जियो मार्ट हैं. अब जियो मार्ट देश का सबसे नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है. आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ नंबर 1 और नॉट, लेकिन जियो मार्ट जो हैं वो किसानों को, लेट्स से कि जियो मार्ट को 1 लाख टन गेहूं चाहिए, तो वो क्या करेगा, किसान जो हैं जिन जगहों पर गेहूं उगते हैं, जिस क्वालिटी के उनको गेहूं चाहिए, तो वहाँ के किसानों को कांटेक्ट किया जाएगा, और फिर ये जियो बता देगी कि भाई अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो हम आपसे इतने गेहूं खरीदेंगे और ये प्राइस हम आपको देंगे. तो अगर किसान को लगता है कि चलो ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर किसान जो है वो गेहूं पैदा करेगा, और उसको पता चल जाएगा कि मुझे 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, वॉट एवर इट इज़, राइट, वो प्राइस पहले से पता होगी, और उस प्राइस से फिर जियो जो है वो गेहूं खरीद लेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब अलाउड है. एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020, ECA. ये जो स्टॉक लिमिट है एसेंशियल कमोडिटीज़ में, ये था कि आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते, स्टॉक की लिमिट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटा दी गई हैं. The economic rationale of this pieces of legislation is to provide greater choice and freedom to farmers to sell their produce and to buyers to buy and store, thereby creating competition in agricultural marketing. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ की आवश्यकता थी, पहले मोनोपोलिस्टिक चीज़ें थी तो कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब ये 3 बिल्स जो हैं इससे कंपटीशन पैदा होगी, राइट. एक कंपटीशन का माहौल बनेगा. कंपटीशन का माहौल जो है वो अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन जितनी होगी तब उतनी ही एफिशिएंट वैल्यू चेन होगी, वेस्टेज कम होगा. हमारे देश में अगर आप फॉरेन की बात करें और हमारे देश की बात करें, तो डेवलप्ड कंट्री में क्या है पता है, कि डेवलप्ड कंट्री में फार्म से लेकर आपका जो डाइनिंग टेबल है वहाँ तक की जो पूरी चेन है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें, उसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वेस्टेज नहीं है. लेकिन वहाँ पर क्या है कि टेबल पर खाना आता है और खाना, बना हुआ खाना जो है थोड़ा बहुत खाए और बाकी का वेस्ट हुआ, तो वहाँ पर टेबल के ऊपर वेस्टेज ज़्यादा है. हमारे देश में जनरली स्पीकिंग लोग जो थाली में खाना लेते हैं तो वेस्ट नहीं करते हैं, जनरली स्पीकिंग. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं और उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट एनीवे, हमारे देश में हमारी जो प्लेट है उसमें से खाना इतना वेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा जो फार्म से लेकर टेबल तक जब खाना पहुंचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है. तो एफिशिएंट वैल्यू चेन पैदा होगी, फिर मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो कम होगा, अच्छी प्राइसेस मिलेगी, खास करके फार्मर्स को पूरे पैसे मिलेंगे, और कंज्यूमर्स को भी बिचौले जो हैं वो चले जाएंगे. बहुत सारी, एक पहले पूरी चेन ऐसी थी, अब लेट्स से कि चेन डायरेक्टली फार्मर टू कंज्यूमर है, तो फार्मर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कंज्यूमर फाइनल पैसे जो पे करता था वो कम पे करेगा. और ये सारी चीज़ों की वजह से, कंपटीशन की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट होगा, वेस्टेज कम होगा, सीजनल जो प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते थे वो कम हो जाएंगे. तो ये विन विन सिचुएशन है. और अशोक गुलाटी साहब जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, अशोक गुलाटी साहब के आर्टिकल्स, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं. मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे एग्रीकल्चर के बारे में जो करंट अफेयर्स मुझे पता है, जो बेसिक चीज़ें तो ऑफ कोर्स अलग अलग सोर्सेस में से पढ़ी हैं, लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 साल से, आई वुड से 1-1.5 साल से, हाँ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे पता है वो मैंने इनके आर्टिकल से पढ़े हैं, राइट. बहुत ही अच्छा लिखते हैं, किसी भी पार्टी को फेवर किए बिना, न्यूट्रल उनके आर्टिकल्स होते हैं, और उनकी एक्सपर्टीज़ है, पूरा जीवन जो है उन्होंने एग्रीकल्चर को दिया है. तो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन आवर कंट्री, और उन्होंने पता है क्या कहा है ये 3 बिल्स को.
इन 3 बिल्स के बारे में उन्होंने ये बताया है कि ये जो हमारी इकोनॉमी के जो LPG था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, 1991 में जो हमारी इकोनॉमी के साथ हुआ, ये 3 बिल्स ने यही मोमेंट खेती बाड़ी या फिर एग्रीकल्चर के साथ किया है। तो दिस इज़ लाइक 1991 मोमेंट फॉर एग्रीकल्चर। इसी के साथ अब ये सारे बिल्स जो पास हुए हैं, जो लॉज हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करना होगा। और इम्प्लीमेंटेशन के बिना कितनी भी अच्छी पॉलिसी क्यों ना हो, इम्प्लीमेंट नहीं की गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सरकार 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, FPOs बनेंगे। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी और नाबार्ड को बहुत सारी चीज़ें भी करनी बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, सरकार ने ये 3 बिल्स में स्वतंत्रता देने की बात बताई है, लेकिन सरकार ने जो कहा और जो किया, खास करके मैं बात कर रहा हूँ ऑनियन के बारे में, ऑनियन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो बैन लगाया सरकार ने, तो ऐसी गलती सरकार को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तरफ हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल है, तो उसमें स्टॉक लिमिट को हम रिमूव कर रहे हैं। किसान जिसको चाहे उसको बेच सकता है, और फिर ऑल ऑफ द सडन आप कहते हैं कि ऑनियन आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा कभी भी, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बताया है कि ये हमारी गलती हो गई, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट ना करने के डिसीजंस जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री लगा सकती हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री लगाती है। तो ये जो तालमेल नहीं रहा सरकार की मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, ये एक बहुत ही गलत सिग्नल दे सकता है। एनीवे, ये 3 बिल्स को अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारा एग्रीकल्चर जो है ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और किसानों को सपोर्ट करने की डेफिनेटली आवश्यकता है। भारत को चाइना और OECD कंट्रीज़ जो हैं वो हैवी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड और ख़राब मार्केटिंग की वजह से हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन एक प्रकार से ये उनके ऊपर टैक्सिंग ही था। एक प्रकार से उनके ऊपर ये एक बोझ ही था। MSP की बात करें तो MSP हमारे देश में सिर्फ 6% जितने किसानों को इसका लाभ मिलता है। तो या तो MSP को हम एक्सपांड कर दें कि ये हर एक किसान को मिले, और जो राज्य इसका विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे भी रीज़न ये है कि उनको जो मंडी में से फीस और सेस मिलेगा, अब ये नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर GST में जो सरकार ने किया, एक एश्योरिटी जो दी थी कि 5 सालों तक आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। डायग्नोसिंग व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन। ये फ्रेंड्स, मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो मैं बहुत ही बेसिक, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूँ। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन जो हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, राइट। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। हमारे देश में एक मेडिकल कॉलेज की अगर आप स्थापना करें, डू यू नो इट विल कॉस्ट यू 250 करोड़ रुपीज़। आप पकड़ लीजिए एक मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए। तो अगर आप 250 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न भी चाहिए। आपने लोन ली है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, सारी चीज़ें हैं। और सरकार ने ये वादा किया था, सरकार का ये वादा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारा देश जो है ये एक वेलफेयर स्टेट है, तो रियलिटी में ये होना चाहिए कि हमें सारी मेडिकल की अच्छी बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ से मिलनी चाहिए? सरकारी अस्पतालों में से। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। रियलिटी ये है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। तो नेशनल मेडिकल एजुकेशन, बेग योर पार्डन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 है, उसमें क्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाने की बात बताई है, और इसमें मेडिकल कॉलेज भी, मेडिकल एजुकेशन भी कवर्ड है। मेडिकल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ जो पैराग्राफ है उसमें है, प्राइमरली रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन प्राइमरी केयर एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादा डॉक्टर्स पैदा करने की कोशिश। और हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा है मेडिकल के। तो ये प्योर कॉमर्स के बेसिस पर ज़्यादातर जो है वो फॉर प्रॉफिट काम करते हैं, और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो फिर प्रॉफिट ना हो तो सरकार फंडिंग प्रोवाइड कर देगी, लेकिन प्राइवेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो उनसे अगर हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो सिर्फ सेवा का काम करे और प्रॉफिट ना कमाए, तो दैट मीन्स वी आर मेकिंग ए मिस्टेक हियर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इनफैक्ट आई वुड से कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपटीशन का माहौल होगा तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर
पीपल। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, फीस बहुत ज़्यादा है लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। NEET की बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें भी आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल के पास आउट यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि NEET के आने से सारी चीज़ें इक्वल हो गई हैं, नहीं, NEET के कुछ फ़ायदे हैं लेकिन अभी भी गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ों के बीच में मेन जो रीज़न है वो ये है, इसका रूट कॉज ये है, इसके मूल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हैं वो क्वालिटी और इक्विटी की बात करती हैं, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं हमारी वो कंज्यूमर गुड को बचाने की बात करती हैं। यानी कि एक प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग डिसीजंस जो लिए गए हैं, तो कुछ जो बेंचेस हैं वो क्वालिटी और इक्विटी की बात करती है, कुछ बेंचेस जो हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट पार्टी टू डू बिजनेस की बात करती है। तो ये तालमेल ना होने की वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में तालमेल ना होने की वजह से एजुकेशन सेक्टर की, चाहे मेडिकल हो या फिर ओवरऑल दूसरे एजुकेशन सेक्टर हो, उसमें जो एक खराबियाँ या फिर खामियाँ हमें देखने को मिलती हैं, उसके रूट कोज में से एक रूट कोज ये है। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ए कार्बन टैक्स। चाइना जो दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो नंबर 1 एमिटर है। इसने ये बताया कि 2060 तक चाइना जो है वो कार्बन एमिशन को न्यूट्रलाइज या फिर बैलेंस्ड कर देगा। नंबर 2 और 3 के ऊपर हैं USA एंड इंडिया। अब ये दोनों देशों को भी इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। एक ऐसा रास्ता है जिससे हम कार्बन कंटेंट को कम भी कर सकते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है, दैट इज़ बाय अप्लाइंग कार्बन टैक्स, राइट। आप कार्बन टैक्स लगाइए, और सिर्फ डोमेस्टिक चीज़ के ऊपर नहीं, अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसका भी कैलकुलेट किया जाए कि इसको पैदा करने में कितना कार्बन एमिट हुआ होगा, और उस हिसाब से कार्बन टैक्स कलेक्ट किया जाए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यूरोपियन यूनियन का ये जो आइडिया है इम्पोजिंग कार्बन लेवीज, तो इसको प्रमोट करिए, और इंडिया भी इसके बारे में सोच रहा है, राइट। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ पैदा, अगर हम एक बॉल पेन पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो लेट्स से उसको प्रोड्यूस करने में 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया गया, तो उस 1 किलो की एक कीमत रखी जाएगी, 1 किलो के लेट्स से 50 रुपये, तो उतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, राइट। तो एक पेन जो है वो इंपोर्ट होती है, और वो अगर कार्बन एमिटर पेन है या फिर प्रोडक्शन में कार्बन एमिट किया गया है तो फिर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये पैसे जो हैं इसका उपयोग ग्रीन एनर्जीज़, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें, 2020 का ये जो लेटेस्ट इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक है नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबल देश के क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक देश है हमारा देश भारत, 5th पोजीशन के ऊपर है। 1998 से लेकर 2017 की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग डिजास्टर्स जो आए हैं उसकी वजह से $2.9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। इतने पैसे अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्रीन एनर्जीज में इन्वेस्ट करते तो एक हद तक दुनिया जो है वो बदलाव कर पाती। USA में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद चाइना, जापान, और उसके बाद है हमारा देश भारत। भारत ने ये कमिटमेंट दिया है कि 2030 तक 40% जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, 2005 में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे हम, जो लेवल था, तो उसमें से 40% जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रीन्यूएबल सोर्स से पैदा करेंगे। ये एक हमारा कमिटमेंट है, और इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्राइज़ रखी जा सकती है कार्बन के ऊपर, और स्वीडन ये कर रहा है, कनाडा ये कर रहा है। कनाडा ने $20 पर टन, 1 टन अगर आप कार्बन एमिट करते हैं किसी देश से कोई चीज़ आई तो 1 टन कार्बन अगर आपने एमिट किया तो फिर आपको $20 पे करने पड़ेंगे। अब इसकी कीमत हो गई है, चार्ज हो गया $50 पर टन। तो ऐसा कुछ हम भी कर सकते हैं और इससे पैसे भी जनरेट होंगे। अगर भारत ऐसा करता है तो 2030 तक 2% जितनी हमारी GDP जो है, अगर $35 पर टन अगर हम लगाएं तो 2030 तक 2% जितनी हमारी GDP जो है उतने पैसे कलेक्ट हम कर पाएंगे। एंड भारत ऐसा कर भी सकता है क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बड़ी है, यानी कि बहुत सारे देश जो हैं अपने प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी मार्केट में बेचने के लिए आते हैं, तो हमारे पास ये ताकत है, हमारे लार्ज बायर हैं हम, तो हम ये
चीज़ कर सकते हैं, और जब हम करेंगे तो दूसरे देश भी इसको फॉलो करेंगे। तो कार्बन टैक्स जो है ये एक अच्छा सॉल्यूशन डेफिनेटली है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये जो न्यूज़ आइटम्स हैं उनको देख लीजिएगा। सी यू सून। जय हिंद।